जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है रिश्तों का मोल। 52 वर्षीय देवकी जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 78 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ देवकी, कोई परेशानी है क्या? तो देवकी जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख एक माँ खुश कैसे रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। झगड़े को इतना ना खींचा जाए, उतना ही बढ़ता ही जाता है। लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट में हेयरिंग है, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। देवकी जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी 16 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक इसी मानसिकता पीड़ा से गुजर रहे थे, जब हमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे। आज 16 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही देवकी जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें वंश के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह पुणे के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल देवकी जी का अपने पति प्रशांत जी से तलाक हुआ था। उस समय उनका बेटा वंश 9 साल का था। माँ बाप के अलग होने से वंश अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से देवकी जी अपने बेटे को लेकर मायके में रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वंश ने पुणे में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। देवकी जी और प्रशांत जी को अलग हुए 16 साल बीत चुके थे और 16 साल बाद आज उनके बेटे की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पे थी। अगले दिन जब देवकी जी वंश के घर पहुंची और वंश ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो वंश जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप और पायल मैडम हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद हो जाओगे। यह बात सुनते ही वंश का कलेजा धक से रह गया। तभी देवकी जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपने परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुब्बार आज हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़ के जाते वक्त उसने कहा था, वंश, हम लोग नदी के दो किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में नहीं मिल सकते। शायद पायल ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतनी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस न जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। देवकी जी वंश की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वह जानती थी इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है। इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वंश कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले वंश ने पायल से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच में खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों को तलाक को मंजूरी दे दी गई और वंश अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही देवकी जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, जो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में पायल यहाँ पहुंची होगी।
अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर वंश अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें पायल की कुछ साड़ियां और कपड़े थे, जिन्हें वंश ने पायल की यादों के तौर पर सहेज कर रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुसूचित कर लिया कि अनुशासन में पायल का दम घुटने लगा। काश मैं अपने आप को उसके अनुसार ढाल पाया होता। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और पायल एक साथ होते। उधर वंश के घर की तरफ आते हुए पायल के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे तुम्हें समझ में नहीं आ पाई वंश, अब मैं समझ आया तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक पायल को अतीत में ले जाने लगा। वंश और पायल कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। वैसे तो पायल का ध्यान कभी भी वंश की ओर नहीं गया था, लेकिन जब वंश ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। वंश का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। पायल वंश के पास आई और बोली, वंश, मैं हमारी दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर वंश कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने पायल के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ शादी करने के साथ फैसला कर लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। वंश के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पायल के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर पायल भी अपने फैसले पर अड़ गई। अगर शादी करेगी तो वंश से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार पायल के माता पिता ने भी भूजे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी वंश को दिल से नहीं अपना पाए। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद पायल और वंश की शादी हो गई। पायल अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी, जब शादी के बाद पायल ने वंश के घर में पहला कदम रखा था, जो वंश ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे। और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगाकर घर लेकर आया था। जब पायल ने ये सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, ये तो मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ पायल, ये तुम्हारे पद चिन्ह हैं, लेकिन ये फोटो फ्रेम में क्यों लगवाया है? पायल ने पूछा तो वंश बोला, पायल, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। वंश के यह विचार जानकर हैरान रह गई थी। पायल फिर उसे ख्याल आने लगा, शादी के बाद कैसे वंश सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके पायल को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखने लगे। सुप्रभात पायल जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए वंश ने कहा। लेकिन पायल तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर वंश ने कहा, उठो पायल, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी पायल बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने अपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ पायल जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन,
कपड़े, झाड़ू, पोंछा सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो पायल बोली, अरे वंश, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले इन सारे कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो वंश बोला, अरे पायल, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। जब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर ही करती है। प्रकृति? यह प्रकृति कौन है? पायल ने बहुत चढ़ाते हुए पूछा। तो वंश बोला, अरे पायल जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी पूरी दूरी पर घूम रही होती है, नदी अपनी गति से बह रही होती है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर कर लेना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने से मेरा बहुत फायदा होता है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे? पायल ने उत्सुकता से पूछा। तो वंश बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी। अगर वह खुश हो गई तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, यह बात है। पायल मुस्कुराते हुए बोली। तो वंश ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो पायल ने कहा, तुम्हारा भी तो है क्या? मतलब तुम्हारा ही तो है ये घर? जी नहीं पायल जी, सिर्फ यह नहीं, घर मेरा नहीं, हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर। और हम दोनों से ही यह घर है, वरना ईंट से बनी इमारत में रखा ही क्या है? श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और पायल, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब यह बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वंश बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। उफ वंश, अब ये मुस्कान कौन है? आपकी ये प्यारी सी स्माइल। कहते हुए वंश ने पायल को गले से लगा लिया। फिर पायल बोली, अच्छा वंश, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तुम जल्दी घर पर आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आऊंगा और उनके लिए अपने हाथों से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को पायल के घर से उसके मम्मी पापा आए तो वंश की आवा भगत देखकर वो उसके तारीफों के पुल बांधते नहीं थके। दिन यूं ही बीतने लगे। लेकिन एक दिन जब वंश शाम को ऑफिस से घर लौटा तो पायल उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण वंश सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, पायल, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई और तुम यहाँ फोन पर मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खोया करो कि असल दुनिया का नाता ही तोड़ लो। तभी पायल चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता वंश, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत होती क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर भी कभी तुमने अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों को पिक्चर में शेयर करते हैं, दूसरों की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, स्मार्टफोन के जमाने में तुम बटन वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, वो भी 9 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के जमाने के नजर आते हो, सफेद और काले के अलावा जैसे कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी दुनिया में। लेकिन वंश,
मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर वंश बोला, लेकिन पायल, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्ते से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी बात समझाई थी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। अगर इन चीजों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सभी चीजों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम जब सोचोगी ना, जब अपने हाथ से इस मोबाइल नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो सिर्फ फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर पायल भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फोन से इतनी ही नफरत है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देख देख कर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री रहो और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आजाद कर दो। ऐसा कहते हुए पायल तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर वंश जड़त रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वह लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उधर पायल बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मम्मी पापा, वंश मेरे लायक ही नहीं है। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले वंश ने अपनी पत्नी पायल से कहा, पायल, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो पायल उत्साहता से बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? बस प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से मनाएंगे। यह सुनकर पायल बहुत खुश हो गई। तो वंश ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही पायल की हैरानी का ठिकाना ना रहा। गुस्से में वह बोली, कब तक वंश, आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई इंजॉयमेंट है। अरे इतने बोर इंसान तुम हो कैसे कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को? क्यों नहीं समझते हो कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत बड़ी जरूरत चीज है? निरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी तो होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं, एडवांस, और वैसे भी जीने में मजा है। मुझे भी वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे, एनिवर्सरी पर केक पार्टी, आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो वंश, मेरी सहेली सीमा की शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो ना जाने कितनी जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज, ना जाने कितने ही मौके अपनी खूबसूरत तस्वीर खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वो। बस मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना? संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। उससे ऊपर से पता ही नहीं कहां कहां से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाएं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम लोग वही हजारों साल पीछे।
खास मौका पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहां का सुख मिल जाता है। पायल के मुंह से ये सब बातें सुनकर वंश हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ भी कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह पायल के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, पायल, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात तुम फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों को तुम बिल्कुल अनदेखा कर रही हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते बाहर आ जाओ। देखो पायल, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों को साथ तुम अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, वह सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक भी दोस्त की जरूरत हो तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से कोई भी एक तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने रिश्ते होंगे जो तुमसे जुड़े हुए होंगे, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते होंगे। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा पायल, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास, और इस दुनिया के लोगों कितने हंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग उन तस्वीरों में जो भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन पायल, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसीलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सब जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले निराश जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते पायल, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना ही इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शंस के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसीलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं, और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई पायल चाहिए। उस समय तो वंश ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। पायल अपना सामान पैक कर रही थी। उसे देखते ही वंश बोला, पायल, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी पायल बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। पायल की यह बात सुनकर वंश हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, पायल, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है, फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो पायल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी वंश की बात को काटते हुए पायल बोली, बस कुछ और नहीं समझना मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, उसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है। उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही पायल अपना बैग उठाने लगी तो वंश बोला, ठीक है पायल, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो,
लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो पायल ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है। यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए पायल वंश का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई पायल अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब वंश के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर पायल ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था पायल और वंश का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजाने पर देवकी जी ने दरवाजा खोला तो पायल ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद। तो पायल हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय पायल का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ, बुझे मन से पायल ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलो वहां से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसा की वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी पायल की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों पायल, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने वंश को छोड़ दिया था। फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे वंश ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम कराकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और वंश की वह तस्वीर, जिसमें वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। सहसा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने आंसू को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने वंश खड़ा था। पायल के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही वंश मन ही मन उसे बोला, पायल, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में लिखी ही नहीं। क्या इतना जरूरी था ये कागज का एक टुकड़ा। फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ वंश बोला, कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो। पायल ने पूछा तो वंश अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में पायल के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आ गया। फोन कॉल सुनते ही पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए पायल रोने लगी। पायल के रोने की आवाज सुनकर देवकी जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उधर वंश भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो पायल ने रोते हुए कहा, वंश, मेरी सहेली सीमा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है। मुझे अभी की अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए पायल जैसे ही घर से बाहर जाने लगी तभी वंश बोला, रुको पायल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पायल वंश के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। सीमा, आखिर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में सोचा नहीं, अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा। तो सीमा बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही पायल आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना। तो सीमा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने भी ऐशो आराम क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार न मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूंगी। सारी सच्चाई जानकर पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और वंश के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दी थी।
उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद पायल और वंश अस्पताल से बाहर आए तो वंश ने पूछा, कहाँ जाना है पायल? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अपना सामान तुम कल ले जाना। तो पायल बोली, नहीं वंश, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर पायल के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था वंश कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं, जरूरी तो नहीं कि वे असल जिंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही जिंदगी जिएं जैसी वो जद्दोजहद में जी रहे हैं। जो हमारे पास होता है हम उसका महत्व समझ ही नहीं पाते। रास्ते में जब वंश ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो पायल ने देखा कि वही उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वे पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए पायल सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल बैठी हो। कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कभी मैं भी तो वंश के साथ अपनी ऐसी ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए मैं मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया है। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो वंश बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो पायल। और जैसे ही वंश देवकी जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो पायल बोली, वंश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वंश ने पायल की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर वंश सहसा बोल उठा, तुम ठीक तो हो ना पायल? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? वंश ने कुछ पूछा लेकिन पायल चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वंश ने कहा, पायल एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते वंश की आवाज कांपने लगी तो पायल रुंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्तों के बीच में आने की इजाजत दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में बदल दिया और मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सकी। लेकिन इस समय गलती तो मेरी ही थी जो तुम्हें यह मौका दिया। वंश, आज सब कुछ गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डाइवर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर होती जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एलिगेंस के ज़माने में हम दिन भर इतनी साइट पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन वंश, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए पायल फपक फपक कर रो पड़ी।
फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन वंश, तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश की तो होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो वंश बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते वंश की आंखें भर आईं तो पायल वंश के सामने घुटने के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वंश। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अभी भी तुम्हारी ही है पायल। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यहाँ घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में रोया नहीं हूँ। वापस आ जाओ पायल, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह देखकर पायल के मुंह से जैसे शब्द ही उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी पायल के फोन की बेल बजी। हेलो, हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई। माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और वंश के घर, और अब यही मेरा घर है। कहते हुए पायल ने फोन काट दिया। उसका सिर वंश के सीने से सट गया। वंश ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद वंश और पायल को पता चला कि देवकी जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। वंश ने माँ को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास देवकी जी का फोन आया। माँ, आप कहाँ हैं और हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या भला? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला है। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर उसका अफसोस हो, जिंदगी भर उसके कांटे हमें दर्द देते रहें। दोस्तों, क्या सोशल मीडिया और बदलते माहौल को देखकर आजकल जो पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं वो सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।